वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक शुरू है पॉपुलेशन डायनामिक्स। आज हम स्टेज 3 आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। डे 1 में हमने थ्योरी देख लिया, डे 2 पे हमने स्टेज 1 में स्ट्रक्चर देख लिया, डे 3 पे हमने फ्लो देखा, डे 4 में सोशोलॉजिकली कैसे डेटा को स्क्रूटिनाइज करते हैं वो सीखा। डे 5 पे हमने टोटल 3 क्वेश्चंस किए सेम थीम पे जो था एजिंग। डे 6 हमने एम्प्टी रखा था क्योंकि जो हम माइक्रो एडजस्टमेंट बताने वाले थे वो डेटा शीट में ही कर लिया था हमने। आज है हमारा डे 7 जहाँ पे हम स्टेज 3 शुरू कर रहे हैं। जो स्टेज 3 है तो थोड़ा सा रश करेंगे अभी हम। 4 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे अराउंड 50 to 60 मिनट्स में। डायरेक्टली शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी? एग्जामिन recent security measures adopted by the government of India. ओके, सो इंट्रोडक्शन में तो हमारा ये पार्ट आ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली पूछा है तो इंट्रोडक्शन में सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन दे देंगे। अगर नहीं पूछा होता मतलब ऐसा बस सोशल सिक्योरिटी, फिर भी हम इंट्रोडक्शन में सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही देते हैं। सोशोलॉजी ऑप्शनल में अच्छा लगता है जब आप डेफिनेशन से शुरू करते हो। और बॉडी पार्ट में हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क जो है वो अच्छे से टैकल कर लेगा कि एग्जामिन रिसेंट सिक्योरिटी मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ सोशल सिक्योरिटी के लिए मेजर्स लिए हैं तो वो ऐसे ही तो नहीं लेगा, वो कुछ तो लेगा। और वो कैसे लेगा कि सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क, अपना जो फ्रेमवर्क है उसी से लेगा। जो हमने होलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाया है कि पहले वो गवर्नमेंट देखेगा पेट्रियार्की की वजह से क्या इशू हो रहा है, कि पेट्रियार्क को टैकल करने के लिए क्या सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ चाहिए, या अंबेडकर जी का जो कास्ट था, कास्ट अप्रोच, उसे टैकल करने के लिए कैसे। तो वही हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे, हमारे डिमांड मैच होती जाएंगी और अच्छा एक आंसर भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इंट्रो में हमने एक डेफिनेशन दे दी। ओके, जो भी PYQ आए हुए हैं ये एडवाइस रहेगी कि कोई भी PYQ में वर्ड आया हुआ है, जैसे यहाँ पे था सोशल सिक्योरिटी, ओके, या फिर हमने पहले देखा था एक्टिव एजिंग, इनके डेफिनेशंस एक पेज पे रेडी होनी चाहिए। ओके, टॉपिक वाइज, क्योंकि आसानी होगी इंट्रोडक्शन में लिखने में। और एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं हम या फिर खुद से बना के तो डिफरेंस आ जाता है दोनों की लैंग्वेज में, और थोड़ा सा टाइम भी जाता है 5-10 सेकेंड, तो वो रोकने के लिए ये सब ज़रूरी है। ओके, शुरू करते हैं बॉडी पार्ट। फर्स्ट हमारे यहाँ आएंगी सिल्विया वॉल्बी, जो हमने लिखा। सिल्विया मतलब क्या कहेंगी? पेट्रियार्की। तो हम पहले लिखेंगे कि पेट्रियार्की की वजह से क्या इशू है और इस इशू को गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया, यही तो पूछा है ना। एग्जामिन रिसेंट सिक्योरिटी मेजर्स। ओके, तो बस मेजर्स लिखते नहीं जाएंगे ना, पहले प्रॉब्लम भी तो, वो मेजर क्यों लिया ये भी तो बताना है, क्योंकि एग्जामिन करने बोला है। ओके, बस नोट नहीं बोला है या फिर और कोई कीवर्ड नहीं, एग्जामिन है। ओके, तो सिल्विया वॉल्बी का यूज करके सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी इन इंडिया रिस्पॉन्ड टू स्ट्रक्चरल वर्नेबिलिटीज एम्बेडेड इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, एज सिल्विया वॉल्बी सजेस्ट दिस स्ट्रक्चर, ऊपर जो हमने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ वर्नेबिलिटीज एक्सपोज वुमन टू इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्टिंग दिस। मतलब देखो, ये एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर था, सिल्विया वॉल्बी ने कहा इस स्ट्रक्चर की वजह से, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर की वजह से वुमन को इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सिक्योरिटी मेजर लिया वो अब हम बता रहे हैं कि इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज एक्सपांड हुआ है 19% से 64% पे, कवरिंग 94 करोड़ पीपल। तो क्या किया है? स्टेट इंटरवेंशन किया है। और स्टेट ने क्यों किया? क्योंकि इंडिकेटिंग मूव बियॉन्ड फैमिली बेस्ड रिस्क एब्सॉर्प्शन। हमने ऊपर क्या कहा था? पेट्रियार्की की वजह से वुमन इनसिक्योर है फैमिली में। ओके, इनसिक्योर मतलब उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ही खुद इंटरवेंशन कर लिया, इसलिए 19% to 64% अब हो गया कि फैमिली बेस्ड जो रिस्क होता है उससे बियॉन्ड जाने के लिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम समझ गए सिल्विया वॉल्बी का कैसे पेट्रियार्की से आई रिस्क वुमन को, और जनरली इंडिविजुअल रिस्क कौन टैकल करता है? फैमिली, बट फैमिली ही पेट्रियार्की है, इसलिए स्टेट ने इंटरवेंशन किया। अब हमारा सेकंड पॉइंट सिल्विया की बात क्या आना चाहिए? कास्ट।
सो हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, पहले पेट्रियार्क का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर पेट्रियार्की प्लस कास्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इसको कल्चर में कन्वर्ट करेंगे, कल्चर का पीयर बॉडी, उसके बाद उसको बोलेंगे ये कल्चर इंटरजनरेशनल कैसे इफेक्ट करता है। ओके, इंटरजनरेशनल करने पे कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वो कैसे ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ये था टारगेट पर्सन का। फिर इकोनॉमिक के बाद हम बताएंगे मार्क्स जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो मार्क्स ने और लीला दुबे ने कैसे बताया, और फिर हमारे दो जो पॉइंट्स आएंगे इरविन गॉफमैन और मिशेल का। ठीक, तो बस हमारा हो गया। मतलब देखो ना, अगर हम सोचे भी जगह पे ही तो कितना टाइम लगा सोचने को, एक 20 सेकेंड्स मोस्ट, मतलब 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं। तो कंटेंट सोचने को इतना ही टाइम जाने वाला है आपको, नहीं तो बिना फ्रेमवर्क का जो आपका 1 मिनट तक जाता है, तो वहाँ पे जो बच रहा है वो आप थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज करने को डाल लो कि कैसे पॉइंट्स को डालना है, थोड़ा सा सोच के हर एक पॉइंट से पहले। कास्ट का जो था BR अम्बेडकर जी का, तो सोशल मेजर सिक्योरिटी मेजर देते हुए स्टेट कास्ट का भी देखता है कैसे दिस वल्नरेबिलिटीज, ऊपर जो बोला था वो सोशली डिफरेंशिएटेड है, मतलब ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। कास्ट एंड क्लास शेप एक्सेस टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, राइट। जैसे हम ये पॉइंट कहाँ से आया फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के, हम देखते हैं ना मैनुअल स्कैवेंजर्स ग्रेटर देन 90% एससी कम्युनिटी है, या ट्राइबल जो है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ट्राइबल को, इसलिए उन्हें जो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये सब तो फॉर्मल पेट्रियार्की भी है, और उसके ऊपर जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहती कास्ट के वजह से, उसके वजह से इशू है। तो गवर्नमेंट ने जो मेजर लिया है उसमें IL जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी मेंशन किया है कि एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज इंडियाज एक्सपांशन ऑफ प्रोटेक्शन टू अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल वर्कर। ओके, ये न्यूज़ में था ILO का, क्योंकि जो परसेंटेज बढ़ा ना, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि 19% टू 64% बढ़ा, तो उसी को ILO ने रिकॉग्नाइज किया है। वही पॉइंट हम यहाँ पे डाले, ठीक नहीं। इससे क्या हुआ, सिग्नलिंग अ शिफ्ट अवे फ्रॉम इलाइट एम्प्लॉयमेंट। इलाइट मतलब इलाइट जनरली क्लास बेस होता है, राइट, बट इंडिया में इलाइट एम्प्लॉयमेंट मतलब कास्ट बेस भी है, बस क्लास नहीं। जो क्योंकि हम देखते हैं ना, जो हायर जुडिशरी हो गया या हायर ब्यूरोक्रेसी हो गया, वहाँ पे SC ST का परसेंटेज बहुत कम है। तो जो इलाइट एम्प्लॉयमेंट है वो अपर कास्ट ने ही बाउंड्री किया है। ओके, तो वही इलाइट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सो हमारा जो दो हो गए, हमारे जो थर्ड पॉइंट था वो था पीयर बॉडी का कल्चरल नॉर्मलाइजेशन, जो होता है कल्चरल नॉर्मलाइजेशन या कल्चरल कॉमन सेंस, जो होता है सिंबॉलिक पावर की वजह से ना। सिंबॉलिक पावर मतलब क्या, अंदर लोग मान लेते हैं कि वो मेरे से बड़ा है, ठीक है, तो इससे होता है कल्चरल नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल नॉर्मलाइजेशन में एक तो हम फिर से वुमन का डाल सकते हैं, बट वुमन का या कास्ट का हम ऊपर 2 बार डाल चुके हैं, ठीक। और हमें सोशल सिक्योरिटी पूछा है, सोशल सिक्योरिटी में क्या आएगा, पेंशन आएगा या हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा। ओके, जो स्टेट स्पॉन्सर होगा उसे ही हम फिर सोशल सिक्योरिटी कहेंगे ना। तो यहाँ पे आप एजुकेशन डाल सकते हो या हेल्थ भी डाल सकते हो। जैसे जो हेल्थ का है, इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ है उससे भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया में ऐसे कल्चरली नॉर्मलाइज कर दिया है कि जो हेल्थ है, नॉर्मलाइज कर दिया है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है या हेल्थ का जो देखेगा वो होगी फैमिली, स्टेट नहीं। इसलिए तो स्टेट इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, मतलब इसलिए तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में ये नॉर्मलाइज है कि अगर आप बीमार पड़े तो आपकी कौन मतलब केयर करता है घर में, फैमिली। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप बीमार पड़े और आप एकदम से एम्बुलेंस को कॉल करते हो और एम्बुलेंस आती है और फिर आपकी वो स्टेट स्पॉन्सर जो इंस्टीट्यूट होगा वो केयर करेगा, नहीं। बट जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है, जैसे डेवलप कंट्रीज़ में फिनलैंड हो गया या नॉर्वे हो गया, वहाँ पे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माना जाता। वहाँ पे कल्चरल नॉर्मलाइजेशन ये है कि स्टेट लेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली नहीं लेगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है कि फैमिली लेगा। तो बट स्टेट कुछ मतलब हमें मेजर पूछा है ना, तो ये नॉर्मलाइजेशन हटाने के लिए भी स्टेट ने कुछ इंटरवेंशन की है, ये अब हम बताएंगे। ओके,
तो कल्चरली पीपल लॉन्ग रिलाइड ऑन फैमिली एंड प्राइवेट अरेंजमेंट टू मैनेज हेल्थ रिस्क। ओके, एज क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं तो पियर बॉडी सजेस्ट दिस नॉर्मलाइजेशन ऑफ इनसिक्योरिटी डिलेड डिमांड ऑफ स्टेट सपोर्ट, बट स्टेट ने अब ये इंटरवेंशन लिया, क्या, आयुष्मान भारत, शिफ्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग हेल्थ एज अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सपोज आयुष्मान भारत नहीं आया समझ में, मतलब मन में नहीं आया कि आयुष्मान भारत नहीं, तो आप यहाँ पे ये डाल दो, एजुकेशन डाल दो। ओके, कि पहले एजुकेशन क्या था, या अभी तक मतलब बहुत जगह क्या है कि जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैमिली की होती है, कौन सा स्कूल चूज़ करना है, ओके, इवन इंग्लिश मीडियम चूज़ करना है या हिंदी मीडियम चूज़ करना है या कोई लोकल मीडियम चूज़ करना है, वो फैमिली डिसाइड करती है ना जनरली, या इवन स्कूल जाना है या नहीं ये फैमिली डिसाइड करती है। बट जो नेप आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके वजह से स्टेट ने इंटरवेन किया कि, या फिर जो आर्टिकल 21 है, अब स्टेट इंटरवेन कर रहा है कि आपको छोड़ मतलब एजुकेशन का देना ही पड़ेगा राइट चिल्ड्रन को। ठीक है, तो वो लिख सकते हो या हेल्थ का लिख सकते हो, बट आपको यही दिखाना है, एक कोई चीज़ पकड़ लो ये जो कल्चरली नॉर्मलाइज होगी और उसमें स्टेट कैसे मेजर ले रहा है, पियर बॉडी में बस इतना देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पियर बॉडी के बाद था जॉर्ज मीड। जॉर्ज मीड क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन। जॉर्ज मीड सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन कैसे होता है हमने देखा था रोल टेकिंग से ना, कि हम बचपन से कुछ रोल अज्यूम करते हैं या सोसाइटी हमें करवाती है, जो इसका हमने क्या सोशलाइजेशन, उससे आपका मी बन जाता है। ठीक, अब देखो हमने ऊपर क्या क्या अभी तक किया, हेल्थ कर लिया, वुमेन कर लिया। ओके, तो एक सोशल सिक्योरिटी में जॉर्ज मीड में हम डाल सकते हैं, अब ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि जॉर्ज मीड में हेल्थ डाल दो। ओके, आपका मेन यही है, आपका फ्रेमवर्क याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क याद हो गया तो आपका सोशियोलॉजी का जो हेडेक था कि सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज कैसे लाएं, वो हट गया है। अब आपको बस कंटेक्स्ट पुट करके जाना है हर एक थिंकर के पास। जैसे सपोज सोशलाइजेशन में हमने क्या बोला कि सोशलाइजेशन से रोल टेकिंग आता है, या अपना आपका एक अंदर एक फीलिंग बन जाता है। जैसे देखो ना, आप जब बचपन में थे तब आपके मम्मी या पापा क्या बोलते थे, पढ़ो नहीं तो कोई रास्ते पे कोई जा रहा है सपोज ठेले वाला, वो करना पड़ेगा, या आपको गड्ढे खोदने पड़ेंगे जो रास्ते के आजू बाजू होते हैं ना, वो करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा इसलिए पढ़ो। इसका क्या मतलब, ये जो इनका वर्क है उन्हें हमने कम माना जो है, क्यों, क्योंकि ये जो वर्क है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और अनऑर्गेनाइज वर्क में ना सोशल सिक्योरिटी होती है ना कुछ होती है, ना सोशल सिक्योरिटी है ना डिग्निटी है। ओके, तो ये जो सोशलाइजेशन से आप सीखे कि अनऑर्गेनाइज जो वर्क है वो इतना अच्छा नहीं, अगर इसे माइंड से हटाना है तो क्या करेंगे, अनऑर्गेनाइज जो वर्कर है उन्हें रिकॉग्निशन दे दो। और रिकॉग्निशन कैसे देंगे, अनऑर्गेनाइज को इंडिया ने रिकॉग्निशन कैसे दिया, ई श्रम पोर्टल, बस बन गया हमारा पॉइंट। तो एज जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक्सप्लेन्स, social role are learned through interaction, the e-shram portal, by formally registering, okay, recognition दे दिया unorganized को, socializes them into welfare institution and enable portable identity, या ठीक है ये भी मिटा दो, आप इतना ही लिख दो, socializes them into welfare institutions। ठीक है, अच्छा पॉइंट बन गया, आसान है हर एक पॉइंट को समझना, फिर अच्छे से हम करते जा रहे हैं। 5th पॉइंट पे आते हैं हम। 5th पॉइंट हमारा था जॉर्ज मीड हो गया, फिर आएंगे पार्सन एंड एनॉकले। ओके, पार्सन एंड एनॉकले में हम क्या कर सकते हैं कि पार्सन ने बोला था इंस्ट्रूमेंटल रोल, एनॉकले ने बोला था एक्सप्रेसिव रोल। एक्सप्रेसिव रोल में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी जो इनफॉर्मल रोल होता है इंस्ट्रूमेंटल में, उसमें भी नहीं है, इन दोनों में नहीं है सोशल सिक्योरिटी। ओके, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेजर किसके लिए लेगा, इन दोनों के लिए, जिससे ये जो दो फॉर्मल रोल थे एक्सप्रेसिव एंड इंस्ट्रूमेंटल, उसमें भी सोशल सिक्योरिटी को इन्फ्यूज कर पाए। तो रोल बेस्ड एक्सक्लूजन परसिस्ट यूजिंग पार्सन एंड एनॉकले, अनपेड केयर गिवर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स लैक्ड ओल्ड एज प्रोटेक्शन। बराबर सही है, अनपेड एंड इनफॉर्मल
ओके, वही हमने देखा है यहाँ पे। यही मतलब अभी का हम अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन ना, पूरे 10 क्वेश्चन में हम यही तो कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटल में हम दिखा रहे हैं इनफॉर्मल और एक्सप्रेसिव में दिखा रहे हैं अनपेड लेबर। ठीक है, तो 10 बार रिपीशन से हो जाना तो चाहिए आपका, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मैं बोलने से पहले ही अज्यूम कर ले रहे हैं कि क्या होने वाला है पॉइंट। ठीक है, बस आगे का जो कंटेक्स्ट है वो आपका और मेरा अलग हो सकता है। ओके, सो श्रम योगी योजना है जो पेंशन, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्कीम। हर एक पॉइंट में देखो हम डेटा यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, ग्राउंडेड रखने के लिए। सो 5th हो गया। 6th इतना बताने लायक नहीं है क्योंकि देखो अब हम 3rd स्टेज पे आ गए ना, अब आप समझ लो कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं पॉइंट। ठीक है, मतलब 20 मार्कर के लिए अच्छे, बट जब 10 मार्कर आते हैं तब ऐसे पॉइंट आप हटा सकते हो, क्योंकि एक बार आप इकोनॉमिक बता दियो फिर इकोनॉमिक, बट वही आपके पास अच्छा एग्जाम्पल है तो ऐसा नहीं बुरा पॉइंट है, पॉइंट अच्छा, बट स्पेस नहीं है आपके पास। तो लीला दुबे और कार्ल मार्क्स को यूज़ करके वही कि टुगेदर नेसेसिटी स्टेट लेड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लीला दुबे और कार्ल मार्क्स से हम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है सब। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है तो जो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे उनके तरफ आप देखते नहीं हो, इसलिए जो सोशल सिक्योरिटी है वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, 6 हो गए। अब क्या करते हैं हम एक इनसाइट, जब आप बहुत लिखोगे ना ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि 7th और 8th पॉइंट में इतनी जगह नहीं मिलती। तो आप प्रैक्टिस में भी यही कीजिए कि जब आप नीचे नीचे आओगे तो नीचे के पॉइंट छोटे से थोड़ा से ना छोटे कर दो। ज़्यादा हम ऊपर के कैसे बड़े लिख रहे थे ना, मतलब अच्छे से सोशोलॉजी, बट लास्ट के पॉइंट ना थोड़े से छोटे आप कर सकते हो। ये थोड़ी सी स्मार्ट ट्रिक स्पेस के लिए। ठीक है, जैसे 7 पॉइंट हमने बाकी से छोटा सा बना दिया कि बट पावरफुल पॉइंट है इरविन गॉफमैन का स्टिग्मा थ्योरी, कि स्टिग्मा है सोसाइटी में, इरविन गॉफमैन कहते हैं। ओके, तो जो सोशल सिक्योरिटी वो ऐसी होनी चाहिए जिससे स्टिग्मा हट जाए। ठीक है, ये हमारा लॉजिक हो गया। तो वही लिखा है इरविन गॉफमैन स्टिग्मा एक्सप्लेन वेलफेयर अंडर यूटिलाइजेशन। ओके, स्टिग्मा के वजह से वेलफेयर अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जैसे हम सेक्स रेशो में, स्क्यूड सेक्स रेशो में देखे ना, वहाँ पे भी सेम पॉइंट यूज़ किए थे कि स्टिग्मा के वजह से जो वुमन है वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती अपने प्रॉब्लम्स लेके, जैसे एनीमिया हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया ये वो। ठीक है, इसलिए जो भी स्कीम आती है वो अंडर यूटिलाइज होती है, इसलिए पोर्टेबिलिटी इनिशिएटिव एंड सिंप्लीफाइड इनरोलमेंट ओके हैव रिड्यूस एक्सक्लूजन फॉर माइग्रेंट एंड इनफॉर्मल वर्कर। ठीक है, यहाँ पे आप वही माइग्रेंट की जगह आप ये भी डाल सकते हो वुमन, जिनमें स्टिग्मा लगता है, एल्डरली डाल दो। एल्डरली के अभी तक हम बहुत क्वेश्चन देख लिए, एल्डरली डाल सकते हो। ठीक, ऊपर का वही कंटेक्स्ट आप आपके हिसाब से डाल दो, बस वही है। सोशल सिक्योरिटी में अलग अलग एंगल आपको दिखाने, जैसे अभी हम कर रहे हैं कि इनफॉर्मल लिखा है, एल्डरली, हेल्थ, वुमेन, कास्ट। ओके, 7 और 8 पॉइंट हमारा था। अब देखो सोशल सिक्योरिटी में एग्जामिन कहा गया है। एग्जामिन मतलब थोड़ा सा हमें ना जाते जाते एक बड़ा पॉइंट लिखना पड़ेगा काउंटर करने के लिए कि सब अच्छा भी नहीं हो रहा है, इसके लिए एक पॉइंट लिखना ज़रूरी है। ठीक, तो इस पॉइंट को ना जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेडलाइन देके काउंटर करके फिर लिखना पड़ेगा। बट इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना फ्लो टूट जाता है हमारा, इतना अच्छा शुरू है ना। तो एक जो आपका 8 पॉइंट है जनरली इसमें इस चैप्टर में पोल्यूशन डायनेमिक्स थोड़ा सा बड़ा कर देंगे अगर काउंटर करना है तो, और यहाँ पे फाइनली लिख के वो पॉइंट लिख लेंगे। ये देखो अभी स्टेज 3 शुरू है तो हम एकदम माइन्यूट ये कर रहे हैं जिससे कुछ भी सोचना ना पड़े। हम प्रैक्टिस में ये करते, बार बार करो, फिर ये प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़ा पॉइंट लिखें और क्या लिख दें, फाइनली एज मिशेल फूको बायोपॉलिटिक्स सजेस्ट द स्टेट इंक्रीजिंगली गवर्न्स थ्रू पॉपुलेशन वाइड प्रोटेक्शन। यहाँ पे लिख दो आप, हम जो वर्ड यूज किए थे क्या, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, हम किए थे ना मैनेजमेंट एंड केयर, तो वही लिख दो वाइड प्रोटेक्शन पॉपुलेशन मैनेजमेंट कंसोलिडेशन इनटू सिंगल राइट बेस्ड फ्रेमवर्क्स रिमेन इनकम्प्लीट। हमारे पास ऐसा है क्या कि आपके पास एक कार्ड हो, सपोज सिटीजनशिप कार्ड हो, और आप कहीं पे भी जाओ, आपको पीडीएफ चाहिए आप वहाँ चले जाओ, आपको हेल्थ चाहिए आप वहाँ चले जाओ, या इवन
यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए वहाँ चले जाओ। तो सिंगल अप्रोच नहीं है हमारे पास, तो इंटीग्रेशन नहीं है सब डिपार्टमेंट का, तो इनकम्प्लीट रह जा रहा है ये राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन अंडर एनसैप प्रोवाइड मिनिमल ट्रांसफर, ओके, पेंशन स्कीम में मिनिमल ट्रांसफर रिफ्लेक्टिंग बायोपॉलिटिक्स रेगुलेशन ऑफ सर्वाइवल रैदर देन डिग्निटी सेंटर्ड इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, तो जैसे हमारे ये भी ले लो, लिविंग वेज है, लिविंग वेज कंपलसरी है, बट बस लिविंग वेज है ना, आपको मिनिमम बेयर मिनिमम आपका जो होगा वो इससे सेटिस्फाइड होगा, मिनिमम लिविंग वेज से। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे एनसेप का दे दिया, आपको लगा तो लिविंग वेज का दे दो कि ये तो मैनेज करना हो गया ना, केयर करना नहीं हुआ। ओके, सो हमारा ये हो गया। और फिर अब हम जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो 7 पॉइंट हमने अच्छे अच्छे लिखे और 1 पॉइंट थोड़ा सा काउंटर कर दिए, तो उन दोनों का ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम सिंथेसाइज ही किए। सिंथेसाइज कैसे किए? इंडिया सोशल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हैज़ एक्सपांडेड रैपिडली। हमने देखा ना 10 साल में, देखो इसमें चलता है जीएस में वे फॉरवर्ड को फ्यूचरिस्टिक ये वो करो, अगर आपको कुछ भी ना मिले तो कर दो, बट सिंथेसाइज वाला ना बहुत अच्छा रहता है, आप ट्राई करके देखो, इफेक्टिव रहता है सोशोलॉजी में। तो एक्सपांडेड रैपिडली इन कवरेज एंड स्कोप पर्टिकुलरली फॉर इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज वर्कर। ओके, आप ये हटा सकते हो क्योंकि आपने हेल्थ बिल सब लिखा है ना, तो रैपिडली पॉज कर दो, आगे की लाइन, द चैलेंज अहेड लाइज इन मूविंग फ्रॉम फ्रैगमेंटेड स्कीम्स टू एन इंटीग्रेटेड, जो हम ये पॉइंट बोले थे, सिंथेसाइज कर दिए, राइट बेस्ड सिस्टम विद एडिक्वेट एंड अश्योर्ड बेनिफिट। ओके, एक रेमेडी भी, मतलब रेमेडी का भी ये बता दिया। तो हमारे तीनों पॉइंट में ये हो गया। और एक काम करना है, यहाँ पे कभी भी एग्जाम्पल नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, आपको कितना भी अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए, ये लिखते लिखते ध्यान में आए, बट कंक्लूजन में एग्जाम्पल देना नहीं है। जब आप फ्यूचरिस्टिक लिखते हो तब फिर भी ठीक है, फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन में कोई किसी कंट्री का ये वो दे सकते हो कि वहाँ पे अच्छा हो रहा है, बट ये समराइज करते हुए कभी एग्जाम्पल नहीं देना। ठीक है, एंड अच्छा नहीं होगा आपका, 0.5 मार्क्स भी नहीं जाने चाहिए ऐसी गलती के वजह से। तो कंप्लीट हो गया, आई होप आप समझ में, हेवी नहीं लगा होगा। जब आप पहले से अभी तक 10 क्वेश्चन कर लिया हो तो ये हेवी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वैसे हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम में, जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक दूसरे का डिस्कशन कर सकते हो, जिससे फ्रेमवर्क और तगड़ा हो जाए, या आप भी इनपुट दो कि और हम कैसे फ्रेमवर्क को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 मार्कर्स ही है। गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज ऑफ क्रोनिक मालन्यूट्रिशन इन इंडिया। ओके, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन का हम डेटा देख लिए 10 ईयर्स में, शायद एक बार ही क्वेश्चन आया है, 1 या 2 बार क्वेश्चन आया है मालन्यूट्रिशन पे, तो बट आ सकता है, मतलब रिसेंट इमर्जिंग इशू है इंडिया में, बहुत डेकेड से शुरू है। बट यहाँ पे ध्यान देने जैसी बात है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज। ओके, यहाँ पे रीजंस नहीं पूछा है कि अगर इंडिया में क्रोनिक मालन्यूट्रिशन है तो उसके रीजंस क्या है। इसमें फिर आप डायरेक्टली पुट आउट करते कि पेट्रियार्की है, कास्ट हायरार्की है, ये वो, बट यहाँ पे पूछेंगे क्रोनिक मालन्यूट्रिशन तो है, हमने मान लिया, बट अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है इंडिया में। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे आंसर, रीजन क्या होगा, पेट्रियार्की, ये तो हमारा डायरेक्टली आ गया फ्रेमवर्क से, बट इसे हम मेंशन नहीं करेंगे रीजन क्योंकि पूछा नहीं है और ओनली 10 मार्क करें। तो जो हमारा थिंकिंग कैसे रखेंगे कि जो पेट्रियार्की से मालन्यूट्रिशन हो रहा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। पेट्रियार्की से अगर कोई मालन्यूट्रिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन, अडल्ट मेल या फिर फीमेल एडोलसेंट ऐसे कुछ नहीं पूछा है ना, तो हमें पॉपुलेशन का हर एक पॉपुलेशन में हर एक जो व्यक्ति है उसे लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि पेट्रियार्की से जो मालन्यूट्रिशन होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और फिर उसकी रेमेडीज़ क्या होगी। फॉर एग्जांपल, पेट्रियार्की से जो मालन्यूट्रिशन होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा एनीमिया, जो 57% है इंडिया में।
ठीक। और उसकी फिर रेमेडीज दे देंगे हम कि जो पोषण है उसे ज़्यादा होलिस्टिक बनाना चाहिए, ठीक। या फिर अगर हमने अंबेडकर जी का पर्सपेक्टिव यूज़ किया तो दलित में जो या जो बैकवर्ड होंगे उनमें जो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन होगा उससे क्या होगा कि अगर फैमिली में ही माल न्यूट्रिशन है, जो चिल्ड्रन होंगे वो भी माल नरिश होंगे, तो उनका एजुकेशन का लॉस होगा क्योंकि एब्सेंट रहेंगे बार बार, या इवन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं होता ना। WHO नहीं कहा था शायद, पहले जो 1000 डेज होते हैं चाइल्ड अपब्रिंगिंग के, वो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसी में आपका ब्रेन डेवलप होता है पहले फर्स्ट 1000 डेज में, ठीक है। तो आप समझ रहे हो हम कैसे करें। रीज़न हमें डायरेक्टली पूछा नहीं है तो रीज़न हम बताएंगे भी नहीं, ठीक है। बट जो माल न्यूट्रिशन का इशू है, माल नरिशमेंट, वो अलग अलग तरीके का है ना। पेट्रियार्की की वजह से अलग आ रहा है, दलित की वजह से अलग आ रहा है, जो पियर बॉडी बताएंगे उनका अलग होगा, तो उससे हमारी रेमेडीज़ भी अलग अलग होती जाएंगी। तो एक अच्छा सा होलिस्टिक आंसर इससे हमारा बन जाएगा। सो शुरू करते हैं। सो माल न्यूट्रिशन है, हमने डेटा में डाला था जो स्टंटेड चिल्ड्रन का, वो डाल सकते हो या एनीमिया की भी डाल सकते हो, ओके। तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन है तो फर्स्ट थोड़ी सी हम एक्सप्लेन कर दिए कि एक्चुअली क्या है। वैसे तो जनरल टर्म है इसलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की ये वो डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, जनरल हो गया। फिर हेडिंग देके फर्स्ट पॉइंट हमने सिल्विया वॉल्बी का लिख दिया। सिल्विया वॉल्बी का पॉइंट जैसे हमने कहा, पेट्रियार्की से आने वाली जो माल न्यूट्रिशन है उससे कॉन्सिक्वेंसेस एनीमिया और रेमेडीज़ क्या होंगे। तो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन प्रोड्यूसेस जेंडर्ड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, ओके। एज हम पहले क्वेश्चन में देखें ना, जो फर्स्ट लाइन कहा, कहीं हमने लिखा लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस, वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस का। या ये वाला एज एक्सप्लेन टू सिल्विया वॉल्बीज पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन, ये स्टेटमेंट हम 10 क्वेश्चन से सेम रख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा है। एंड करुणा चन्ना, यहाँ पे देखो हम एक्स्ट्रा थिंकर डाल दिए जस्ट क्योंकि जो करुणा चन्ना है ये दिल्ली में है शायद, सोशोलॉजिस्ट JNU में, तो उन्होंने जेंडर्ड केयर पे बहुत वर्क किया है क्योंकि जो डोमेस्टिक वो वर्क होता है वो उन्होंने कहा था कि जेंडर्ड केयर है, ओके। तो उनका पॉइंट अगर याद रहे तो अच्छा है। देखो जो सोशल मूवमेंट था ना उसमें हमने जानबूझ के मतलब एक स्पेशल लेक्चर लिया था इंडियन थिंकर्स को डालने के लिए, ओके। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे BR अम्बेडकर जी या लीला दुबे, ओके, या इवन एना ऑकले, इन्हें हमने पहले से फ्रेमवर्क में ऐड किया है, इसलिए अभी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर याद रहे तो अच्छा है, ये बस माइक्रो एडजस्टमेंट है ना स्टेज 3, और ये हो जाता है क्योंकि हमने लिखे ये सब थिंकर एग्ज़ाम में, तो याद हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। सो करुणा चन्ना का वर्ड लिखा जेंडर्ड केयर में सिल्विया वॉल्बी के साथ, बताया वहाँ से क्या इशू था माल न्यूट्रिशन का कि एनीमिया हो गया, इसके लिए हमने जेंडर्ड सेंसिटिव न्यूट्रिशन चाहिए, या यहाँ पे आप पोषण लिख दो, पोषण का जो है वो जेंडर्ड सेंसिटिव चाहिए, या नीचे लिखा जो मैटरनल हेल्थ सपोर्ट है थ्रू आशा प्रोवाइड करना चाहिए। आशा जो एक्रीडेटेड हेल्थ वर्कर है ना, हेल्थ एक्टिविस्ट, सॉरी वर्कर नहीं एक्टिविस्ट, तो उनके बारे में लिख दिया एक ग्राउंडेड करने के लिए। अब सेकंड हमारा था अम्बेडकर जी का हमने देखा कि जब बस ऐसा नहीं बस वुमन में है, अगर दलित परिवार है तो मोस्ट चांसेस है कि जो बच्चे होंगे वो भी माल नरिश्ड होंगे, इसकी वजह से एजुकेशन में इफेक्ट होगा। वही लिखा हमने SC/ST कम्युनिटी फेस हायर चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड एजुकेशनल लॉस ड्यू टू कम्यूलेटिव डिसएडवांटेज, ठीक है, ग्रेडेड। फिर वही यहाँ पे भी देखो ये स्टेटमेंट हम बार बार वही लिख रहे हैं, ओके, कोई चेंज नहीं करें। फ्रेमवर्क बहुत आसान है, प्रैक्टिस लगेगी, फर्स्ट टाइम में नहीं होगा। कैसे होगा फर्स्ट टाइम में, बट बाद में हो जाएगा। अगर फिर रेमेडीज़ में हमने लिखा कास्ट सेंसिटिव टारगेटिंग ऑफ ICDS, यहाँ का अगर मतलब आपके पास टाइम है और आपने रटी लिया है तो माल न्यूट्रिशन में ये डाल सकते हो अच्छा डेटा कि इंडिया में हमने देखा 35% है वेस्टेड, ठीक है। बट हम ये यहाँ बोले कि कम्युलेटिव डिसएडवांटेज होता है, तो यहाँ पे हम
जो ट्राइबल एरिया है नॉर्थ ईस्ट का या फिर छत्तीसगढ़ का, वो एग्जांपल दे सकते हैं कि ट्राइबल में अराउंड 43% तक होता है ये चीज़। जैसे मेघालय में ये 43% है, ठीक, और इंडिया का एवरेज है 35%। तो ये भी एक अच्छा डेटा होगा, बट वही इतना माइक्रो डेटा याद रहा तो ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया तो मे भी ये याद रह जाएगा आपको। नहीं रहा तो ये भी जो स्कीम है वो बोल दो कि कास्ट सेंसिटिव रखनी चाहिए। गवर्नेंस का पेपर है नहीं, सोशियोलॉजी का है और डिमांड मैच हो गई है, ठीक है। सो आगे हमारे थे पीयर बॉडी कि कल्चरल नॉर्मलाइजेशन हो जाता है या फिर कल्चरल कॉमन सेंस बन जाता है। अब उसी का पॉइंट हमने लिख दिया कि माल न्यूट्रिशन ऑल्सो लीड टू कल्चरल नॉर्मलाइजेशन। देखें पिछली बार इस बार सेम एज पीयर बॉडी एक्सप्लेन, स्टंटिंग बिकम सोशली एक्सेप्टेड। अगर सोशली एक्सेप्टेड मतलब अगर कोई पतली सी वुमन है तो ज़्यादा ये नहीं करेंगे उनको, मतलब बॉडी शेमिंग नहीं होती, बट अगर वही मोटी वुमन है तो ज़्यादा बॉडी शेमिंग होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल्चरली एक्सेप्टेड होता है कि वुमन है वो नाजुक ही होती है। नाजुक मतलब ऐसा नहीं है एनेमिक, बट एनेमिक वुमन नाजुक दिखती है, ठीक है। तो इसी को हमने बताया कि सोशली एक्सेप्टेड हो गई है ये चीज़। लोअरिंग एस्पिरेशंस, इसलिए मतलब वुमन भी वेट अपना कम रखना चाहती है। 45 kg रखो आइडियल है, या इवन 40 to 45 kg तक रखो आइडियल है। ये क्या चीज़ बताती है कि ये एस्पिरेशन बन गया क्योंकि सोशली एक्सेप्टेड हो गया है पीयर बॉडी का पॉइंट, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रिशन लिटरेसी बताना चाहिए कि इतना वेट अच्छा नहीं। जो बीच में आया था ना कुछ डॉक्यूमेंट्री विक्टोरियन मॉडल्स, विक्टोरिया मॉडल्स, उनके लिए आया था, तो विक्टोरिया मॉडल्स की कंडीशन बताई थी कि उनको कितना मेंटेन करना पड़ता है या कितना वो मतलब जितना ज़रूरत है उससे कम वो लेती है, मतलब फूड लेती है, जिससे वो मेंटेन रख पाए आइडियल मॉडल का, जो विक्टोरियन मॉडल का फिगर होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन लिटरेसी ज़रूरी है और बिहेवियर चेंज ज़रूरी है, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन को रद्द कर दे, ओके। पीयर बॉडी का पॉइंट समझिए। हमने एक बार रिवाइज करते हैं। सिल्विया बॉल्बी क्या देखा कि पेट्रियार्की है इशू, पेट्रियार्की का माल न्यूट्रिशन का कॉन्सिक्वेंसेस अलग होता है। एक इशू हमने देखा था दलित या जो बैकवर्ड होते हैं, बैकवर्ड होने की वजह से, मतलब कास्ट में बैकवर्ड होने की वजह से जो माल न्यूट्रिशन होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस अलग होता है। अभी हमने देखा प्योर बॉडी का, जो कल्चरल नॉर्मलाइजेशन के वजह से माल न्यूट्रिशन होता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस अलग होता है। आई होप आप समझ रहे हो हम क्या करते जा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेते हैं हम। उसके बाद हमारा कौन था? मिड थे ना। मिड कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या होता है? जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा ना पीयर बॉडी का कल्चर तक, वो कल्चर बस एक जनरेशन में नहीं होता, जनरेशन टू जनरेशन जाता है सोशलाइजेशन की वजह से। उसके वजह से क्या हुआ, कोई सपोज एक फैमिली है उसमें जनरेशन टू जनरेशन ये जा रहा है कि वुमन का वेट इतना ही होना चाहिए, ओके। या जो दलित है उनका कॉग्निटिव, मतलब कॉग्निटिव कैपेसिटी क्योंकि उनकी कम होती, मतलब स्टैग्नेंट हो जाती है, ओके, क्योंकि ब्रेन को उतना मिलता नहीं है। तो उसके वजह से जो माल न्यूट्रिशन होता है, अब हम उनके रेमेडीज देख रहे हैं क्योंकि मीड ने कहा था सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इंटरजेनरेशनली माल न्यूट्रिशन कॉजेस इरिवर्सिबल कॉग्निटिव डैमेज, ठीक है। तो जो सोशलाइजेशन के वजह से माल न्यूट्रिशन होता है, जो जनरेशन टू जनरेशन होता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि इरिवर्सिबल कॉग्निटिव डैमेज होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो WHO ने बताया था कि फोकस ऑन फर्स्ट 1000 डेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी जाके ब्रेन अच्छे से पूरा डेवलप हो पाता है। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है अभी वो है पार्सन एंड ऑकले, ओके। पार्सन एंड ऑकले वही बार बार मैं कह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पे, एक्सप्रेसिव यहाँ पे। एक्सप्रेसिव में आ गया अनपेड जेंडर्ड वर्क, ठीक, एक इंस्ट्रूमेंटल एक्सप्रेसिव पैटर्न इंटेंसिफाई इट्स इम्पैक्ट यूजिंग टैलकट पर्सन एंड ऑकले। माल न्यूट्रिशन रिड्यूसेस वुमन वर्क कैपेसिटी वाइल रीइंफोर्सिंग अनपेड केयर वर्क, ठीक है। कि एक्सप्रेसिव तो पहले अनपेड है और उसमें भी उनका जो वर्क कैपेसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि रोल डिफाइन दिए हुए हैं, ठीक है। हम देखते हैं ना कोई भी, मतलब मे भी आपने सुना हुआ नहीं होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं वो सपोज 2 चाइल्ड हैं तो मेल को ज़्यादा खाना देते हैं
या ज़्यादा अच्छा खाना देते हैं फीमेल से। क्यों? क्योंकि मेल को बाहर जाना है, काम करना है, या मेल स्ट्रांग होना चाहिए, ये वो, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। और इसका रेमेडी था रिकॉग्नाइज केयर वर्क। हम जनरली पार्सन और एनाओक्ले रेमेडी यही लिख रहे हैं रिकॉग्नाइज केयर वर्क। आइदर मेंस 2024 में या 23 में एक क्वेश्चन आया था केयर इकोनॉमी को लेकर, ओके। तो केयर इकोनॉमी काफ़ी चर्चे में है, 15 मार्कर्स आया था, ठीक। तो वही हमने वही लिखा रिकॉग्नाइज केयर वर्क करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब पुश करी है केयर वर्क को। सो हमारा ये पॉइंट हो गया। पार्सन एंड एनाओक्ले 10 मार्कर हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको एक ही पॉइंट चूज़ करना है तो पार्सन में और कार्ल मार्क्स में, दोनों में एक ही पॉइंट चूज़ कीजिए, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही है, जैसे हमें इनफॉर्मल लेबर, किनशिप बेस्ड एक्सक्लूजन, डिनाई न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी, इंटेंसिफाई इंटरजेनरेशनल माल न्यूट्रिशन, तो लगभग सेम पॉइंट है। एग्जाम्पल कंटेक्स्ट थोड़ा अलग चेंज करके आप अलग कर सकते हो, वैसा दिक्कत है। बट 10 मार्कर में जगह नहीं होगी। इवन 15 मार्कर्स में भी ना आपके 8 पॉइंट पूरे के पूरे बैठने थोड़े से मुश्किल है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो डालना है डाल दो। 7 पॉइंट हमारा था इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन की क्या थी? स्टिग्मा थ्योरी। अब हम क्या देखेंगे कि स्टिग्मा थ्योरी की वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग होता है। तो स्टिग्मा थ्योरी, सोशली माल न्यूट्रिशन कैरीज स्टिग्मा। कैसे? आप पुलिस जब ये होता है, या इवन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में क्या होता है, 30 या 40 किलोमीटर कुछ दौड़ाते हैं, ओके। या इवन मतलब यहाँ पे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा चलना होना चाहिए। हाइट का भी कुछ क्लॉज है। अगर आप आईपीएस में गए, तो अगर आप आईपीएस में गए, आप सिलेक्ट सब अच्छे से किए, बट आपकी हाइट कम है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। आप 30-40 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप रिजेक्ट हो जाओगे। ये क्या है? ये स्टिग्मा ही तो है। आप लेबल कर रहे हो उस व्यक्ति को कि ये आपका दोष है कि आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, आपकी हाइट कम है ना। वही इरविन गॉफमैन कह रहे हैं, सोशली माल न्यूट्रिशन कैरीज स्टिग्मा फॉलोइंग इरविन गॉफमैन्स अंडर नरिश्ड बॉडीज फेस ब्लेम एंड एक्सक्लूजन। स्टिग्मा के वजह से आप उन्हें ही मतलब ब्लेम कर देते हो कि आप पतले हो, या आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतना नहीं है, ये आपका दोष है। तो इसके वजह से जो मतलब स्टिग्मा के वजह से जो माल न्यूट्रिशन होता है, वो होता है ब्लेम वाला, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ब्लेम एंड एक्सक्लूजन। तो इसमें क्या होना चाहिए? कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड डिस्टैग्मेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा पॉइंट बना हमारा स्टिग्मा वाला। यहाँ पे देख लो आपके हिसाब से, ये जो अभी एग्जांपल्स हमने देखे कि आईएफएस में चाहिए होता है, आईपीएस में चाहिए होता है, एकदम ग्राउंडेड एग्जांपल है अपना ना। ऐसा ही हो रहा है सोसाइटी में, इसलिए ये अच्छा लगता है सोशियोलॉजी ऑप्शनल। हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है। जब हम आगे जाके अभी रूरल अर्बन या कास्ट सिस्टम ये वो देखेंगे ना, वहाँ पे भी देखेंगे कितना अच्छे से फिर अंडरस्टैंडिंग सोशल जस्टिस की हमारी बन जाती है। फिर ये हो गया 8 पॉइंट। अब हमारा था मिशेल का। मिशेल क्या कहेंगे? बायोपॉलिटिक्स की स्टेट के वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है, और जो स्टेट के वजह से होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग होता है। तो देख रहे हो हमारा फ्रेमवर्क कितना स्मूथली काम कर रहे हैं। सो फाइनली इनवी स्टेज 3 है, तो एक माइक्रो एडजस्टमेंट। मिशेल से पहले फाइनली लिखा करो वर्ड, ओके। कोई एक यहाँ पे ना कनेक्टिंग वर्ड डाला करो, जिससे समझ में आए पढ़ते पढ़ते, हाँ ठीक है, अभी इसके बाद कंक्लूजन शुरू होने वाला है, ठीक है। एकदम मतलब जो थिंकिंग प्रोसेस है ना एग्जामिनर की, वो भी एकदम फ्लो में चलनी चाहिए, उसका काम आसान करना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। सो फाइनली गवर्नेंस कॉन्सिक्वेंसेस परसिस्ट एज मिशेल फुको एंड जीन ट्रेज। यहाँ पे हमने जीन ट्रेज को आप ऐड करो ही। क्यों? क्योंकि आप देखें अरावली का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें यह है पार्टिसिपेंट, मतलब जीन ट्रेज के काफ़ी जगह पे दिखे। ऐसा नहीं वो फेमस हो गए, बेल्जियम के थे, इंडियन वेलफेयर के लिए एक्टिविस्ट, तो अच्छा काम कर रहे हैं मतलब, और थोड़ा है इसमें भी न्यूज़ में। तो मिशेल के साथ इन्हें डाला करो, अच्छा रहेगा जीन ट्रेज को। टुगेदर सजेस्ट फ्रैगमेंटेड वेलफेयर मैनेजेस हंगर एडमिनिस्ट्रेटिवली। वही हमने किया कि केयर नहीं करता, मैनेज करता है, कि इसका सोल्यूशन क्या होगा? राइट बेस गवर्नेंस होना चाहिए, ओके। समराइज कर दें हम, जो आप गांठी बांध लो, समराइज ही करना है आपको कंक्लूजन में 10। और जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सो देयर फॉर 10
ऐसा कुछ कंक्लूजन में लिखो। क्रोनिक माल न्यूट्रिशन इन इंडिया प्रोड्यूसेड लेयर्ड हेल्थ सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस रूटेड इन जेंडर्ड कास्ट कल्चर गवर्नेंस फेलियर। ओके, जेंडर देखा हमने, कास्ट देखा, कल्चर देखा और जेंडर फेलियर देखा, वही लिखा। एड्रेसिंग इट रिक्वायर्स, और उसके बाद एक लाइन का हम बस रेमेडी तो दे चुके हैं ना ऊपर, बट रेमेडी का भी सिंथेसाइज करके लिख दिया कि इट रिक्वायर्स मल्टी सेक्टोरल राइट वाइज अप्रोच केपेबल ऑफ ब्रेकिंग इंटरजेनरेशन साइकिल। ठीक, कंप्लीट हो गया हमारा, मतलब कैसे करें वो समझ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the emerging concerns on women's reproductive health? क्वेश्चन जो हमने पहले भी कहा था कि सोशियोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है आपका पहले से बना हुआ है, तो एक पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आने वाला है वहाँ पे आपका कम टाइम जाने वाला है, तो आपको 10-15 सेकेंड्स ज़्यादा देने ही है क्वेश्चन को समझने के लिए। हो सके तो 2 बार पढ़िए ही क्वेश्चन। ओके, और ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन आसान है, 1 लाइनर है। व्हाट आर द इमर्जिंग कंसर्न ऑन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा कि इश्यूज़ क्या है। ओके, मतलब इश्यूज़ ही बताने हैं, बट हमें इमर्जिंग कंसर्न पर बताना है, मतलब आजकल क्या न्यू इश्यूज़ आ रहे हैं वो बताना है, या फिर गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उससे क्या इमर्जिंग कंसर्न हो गया, या इवन ग्लोबलाइजेशन, या जो सोसाइटी चेंज होती रहती है ना, सोसाइटी कांस्टेंट नहीं है, सोसाइटी चेंज होती रहती है, इसलिए जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो हमें उस बारे में पूछा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो वुमन की है उसका कंसर्न क्या है। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मे बी 50-60 सेकेंड्स के है, बट जब भी आप पढ़ोगे, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा व्हाट आर द इमर्जिंग कंसर्न्स ऑन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो दिमाग में मतलब आप दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पूछा है, बट डायरेक्टली पूछा नहीं है, इन्होंने पूछे इमर्जिंग कंसर्न क्या है। ओके, तो इमर्जिंग कंसर्न दिखाने के लिए हमें एक ट्रेंड दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि इमर्जिंग कंसर्न है। तो एक ट्रेंड आंसर में दिखाना पड़ेगा, या जहाँ पे हमें ट्रेंड का डेटा याद नहीं हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक, चलो ठीक है आप मान दिया कि आपको पेट्रियार्की में ट्रेंड याद है कुछ जो यहाँ पे फिट बैठ रहा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट में आपको पता हो। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इमर्जिंग ये वर्ड डालना शुरू कर दो। ठीक है, कि ऊपर लिख दो कास्ट सिस्टम की वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और ये एक इमर्जिंग इशू बन के सामने आया है। ओके, तो एक तो ट्रेंड लिखना है, और ये जो वर्ड्स होते हैं जो मतलब इस क्वेश्चन को एकदम स्पेसिफिक कर दिए कि इमर्जिंग कंसर्न बताना है, तो इमर्जिंग वर्ड को यूज़ करना शुरू कर दो आपके फ्रेमवर्क के बाद। फ्रेमवर्क की लाइन यहाँ पे हो गई, और वहाँ पे फिर आगे लिख दो ये कैसे इमर्जिंग इशू बन के सामने आया। ओके, जो भी आपका होगा, तो आपकी मतलब 7 मिनट्स में आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा जो सोशियोलॉजिकल डिमांड भी मैच कर रहा है आपके फ्रेमवर्क से, और जो पूछा है आप वही लिखते जा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इश्यूज़ नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चन। या जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप आंसर राइटिंग, तो प्रैक्टिस से ये हो जाता है कि एकदम से ध्यान में आ ही जाता है कि ठीक है क्या स्ट्रक्चर होगा आगे। तो देखते हैं इसको हमने कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कहा था कि सबसे अच्छा होता है आप डेफिनेशन लिख दो। आपको लग रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये नॉर्मल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे सामने 2-3 स्टेटमेंट बोलने, मतलब बोला कि 2-3 स्टेटमेंट लिखो नहीं बताओ। ओके, तो बिना सोचे आप नहीं लिख सकते रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। ठीक है, इसलिए ऐसा मत मानो कि आसान है तो हम सीधा कुछ डेटा ये वो देखें। जीएस में ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, क्योंकि एग्जामिनर को बताओ कि आपको पता है एग्जैक्टली वुमेंस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। और ये डेफिनेशन है वुमेंस मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं आंसर राइटिंग में उसका एक आप डेफिनेशन का 1 पेज बना ही लो। ठीक है, और रटो, कोई हर्ज नहीं है उसमें, रट लो, या हमने जो डेफिनेशंस प्रोवाइड किए हैं वो लिख लो सब कोई। जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे पूछा है, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ
refers to physical, mental and social well-being related to, ठीक है, इतना तो आसान था, मतलब हम लिख सकते हैं फिर भी कि फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बस फिजिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है या इवन सोशल भी होती है, टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस अक्रॉस द लाइफ कोर्स। ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ मदर की नहीं होती बस, या जो प्रेग्नेंट वुमन है वहाँ नहीं होती, नहीं तो यहाँ पे बोलते ना वो मदर लिखते या प्रेग्नेंट वुमन बोलते हैं। हमको पता है यूपीएससी कितना शार्प या फोकस्ड रहता है, उस कौन से वर्ड यूज़ कर रहा है वो एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे वुमेंस लिखा है। ओके, तो क्यों? क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अक्रॉस द लाइफ कोर्स होती है, और वो आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। ठीक है, इन इंडिया इमर्जिंग कंसर्न्स इन, देखो अब ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन बता दिया, बट यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है इंट्रो। इंट्रो जो बोलता है 2-3 लाइन में ख़त्म करो, वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, मे बी जीएस में कहीं कहीं होता होगा, ऑप्शनल में बिल्कुल ये नहीं चलता कि 2-3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दो। इंट्रो 2-3 लाइन का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके नीचे हम देंगे व्हाट आर द इमर्जिंग कंसर्न। तो आगे हम ये इमर्जिंग कंसर्न जो वर्ड है वही डाल के हमने कनेक्ट करके, इन इंडिया इमर्जिंग कंसर्न्स रिफ्लेक्ट not only medical gaps but changing social structure, work pattern and governance response। ओके, ये तीनों वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 2 3 टाइम है हमारे पास, हमने आपको परफेक्ट देना है आंसर, इसलिए हमने मतलब ये यूज़ किया। बट आप ये भी बोल सकते हैं कि ओनली नॉट ओनली मेडिकल गैप बट चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर। रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट ये दोनों पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए कि डेफिनेशन भी है एंड जो एक्चुअल में पूछा है, जो डिमांड है वो भी आपने एड्रेस कर दी है क्वेश्चन में। ठीक, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेट्रियार्की। अभी तक दिमाग में बैठ गया होगा पेट्रियार्की है तो सिल्विया वॉल भी आएगा, और मे बी ये भी बैठ गया होगा कि करुणा चनाना भी हमें लानी है। तो एक बार देख लो यहाँ पे कि पेट्रियार्की एक सोशल इविल है। सोशल इविल अच्छे क्यों नहीं होते? क्योंकि सोशल इविल से सोसाइटीज़ में कुछ इश्यूज आती हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया है कि इशू आया है वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, बट यहाँ पे एक देखो कि पेट्रियार्की है वो अभी तो नहीं आया। पेट्रियार्की तो एक 2000 साल ले लो या अराउंड 1500 साल तो ले लो ही जब से पेट्रियार्की है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे सोशलिस्ट भी हुए या इवन गवर्नमेंट ने 75 ईयर्स में बहुत कुछ काम किया है जिससे ये जो इशू आता है पेट्रियार्की से वो कम हो जाए। ठीक है, तो हमें यही पूछा गया है यहाँ पे, हमें बस पेट्रियार्की से आने वाला जो इशू है वो है वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो नहीं पूछा। एक स्टेप और आगे बढ़ो, और ये पूछ रहा है कि पेट्रियार्की पे कुछ कुछ काम तो हुआ है अभी तक, राइट, बट अभी भी कुछ कंसर्न्स है, वो क्या है बताओ। ठीक है, आप समझ गए? इसका मतलब पेट्रियार्की का जो इश्यू था उस पे कुछ पॉजिटिव वर्क तो हुआ है, बट अभी भी निगेटिव वर्क बाकी है, वो क्या है ये बताओ। ओके, आपका आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि इमर्जिंग कंसर्न मतलब क्या होता है। एक बार दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना क्वेश्चन, फिर आप आराम से लिखते जाओगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, पेट्रियार्की के वजह से कुछ इशू है, वो था वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बट पेट्रियार्की पे हमने काम किया उसको कर्व करने का, इसलिए कुछ कुछ पॉजिटिव तो हुआ है, बट अभी भी निगेटिव बाकी है। वो निगेटिव क्या है वो बताओ, ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक है, तो वही करते जाएंगे। मतलब फर्स्ट पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? कास्ट हायरार्की है, उसके वजह से इश्यू आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, उस पर भी कुछ काम हुआ है, पॉजिटिव तो है बट निगेटिव अभी भी है, वो क्या है वो बताओ। आई होप आप एकदम समझ गए हो क्वेश्चन क्या है। अब लिखना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट है हमारा पेट्रियार्की, तो हमने पहले ही लिख दिया कि पेट्रियार्की पे, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि पहले सोशोलॉजिकल एंगल ही लिख दिया कि सिल्विया वॉल्बी एंड करुणा चना आर्ग्यू पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूट प्रायोरिटाइज रिप्रोडक्टिव रोल्स ओवर वुमन हेल्थ। ओके, कंटेक्स्ट डाल दिया, ये डाल दिया,
अब हम कंटेक्स्ट डालेंगे कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उन्होंने क्या कहा कि 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो शुरू हो गई, ठीक है, कि कुछ तो पॉजिटिव हुआ है। पहले तो इतना भी नहीं था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं थी। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की थी तो वुमेन्स हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते थे। बट अभी हमने किया, कुछ तो पॉजिटिव हुआ, जैसे ट्रेंड बता दिया, इमर्जिंग कंसर्न। येट ओवर 57% वुमेन रिमेन एनेमिक। ओके, तो अगर प्रेगनेंसी के बाद मतलब इंस्टीट्यूशनल तो हो गई, बट अगर वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या आफ्टर द प्रेगनेंसी एनेमिक रही तो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इश्यू हो जाएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा। अब सेकंड पॉइंट, कास्ट में भी हम सेम करेंगे कि कुछ तो हुआ है। जैसे हमने पहले आंखें बंद करके लिख दिया, B.R. अम्बेडकर जी ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो है वो इशू कर रहा है इस पे, ठीक है। कैसे अब आगे ट्रेंड लिख रहे हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट्स डिस्प्रपोर्शनेटली बेनिफिट प्रिविलेज ग्रुप्स वाइल मार्जिनलाइज वुमेन कंटिन्यू टू फेस हायर रिस्क, मेकिंग इनइक्वालिटी एज इमर्जिंग कंसर्न इवन इन अमिड प्रोग्रेस। देख लिए कैसे लिख लिए कि हमने पहले लिखा पेट्रियार्की के कुछ तो काम हुआ है, 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो हो रही है, बट अभी भी 57% वुमेन एनेमिक है। यहाँ पे हमें डेटा नहीं पता था, ठीक है, इतना कास्ट स्पेसिफिक, वो भी इमर्जिंग कंसर्न, ये डेटा पता होना मुश्किल है। और क्या क्या देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखा कि कास्ट पे काम तो हो रहा है, ठीक है, बट जो मतलब वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम तो हो रहा है, बट वो लोअर कास्ट तक अभी तक नहीं पहुँच रहा। हायर कास्ट ही उसका बेनिफिट ले रहे हैं। उसके वजह से इमर्जिंग कंसर्न ये है कि अनइक्वल है, इनइक्वालिटी आ गई है हेल्थ में, ठीक है। अच्छा पॉइंट बना ये भी हमारा। अब थर्ड पॉइंट हमारा जाएगा पीयर बॉडी में। पीयर बॉडी का क्या होगा, हम बताएंगे कि जो कल्चरल कॉमन सेंस होता है या कल्चरल नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके वजह से वुमेन ज़्यादा कंसर्न नहीं करती उनके हेल्थ का, ओके। मतलब वुमेन्स की हेल्थ का इवन फैमिली पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उसके वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़त्म हो जाती है, मतलब हेल्दी नहीं रहती, ठीक। ये हो गया इशू। और इस पे अब हम बताएंगे कि कुछ तो पॉजिटिव थोड़ा हुआ है, बट अभी भी निगेटिव बाकी है, यही लिखेंगे। तो वही लिखे हम, पीयर बॉडी का जो था, सफरिंग नॉर्मलाइज हो जाती है, जो इशू हम था वो हमने बता दिया। वुमेन एक्सेस फैसिलिटी, बट अभी जैसे आशा हो गया, आशा का पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कि आशा वर्कर या अवेयरनेस की वजह से या जो हेल्थ कैंपेन लगते हैं उसके वजह से एक्सेस तो मिल गया है अब, ठीक है, फैसिलिटी पहुँच रही है, बट डिले रिपोर्टिंग, बट डिले हो रहा है। क्रोनिक जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए, क्रिएटिंग अ ग्रोइंग बर्डन ऑफ हिडन एंड अनट्रीटेड रिप्रोडक्टिव मॉर्बिडिटी, ठीक है। तो हम ऐसा पूरे डिनाई नहीं करें कि एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस तो है। आशा वर्कर तो अभी बहुत जगह हो गई है, या हेल्थ कैंपेन भी बहुत जगह हो गए, बट ये है, बट डिले हो रहा है, उसके वजह से ये इमर्जिंग इशू है। उसके वजह से जो रिप्रोडक्टिव मॉर्बिडिटी है वो अभी भी हाई है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में क्या होता है कि जो जेंडर्ड बायस है सोशलाइजेशन, या फिर इवन जो लिमिटेड ऑटोनॉमी होती है वुमेन की रिप्रोडक्शन की तरफ, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, ये हो गया इशू, ओके। इशू क्या करता है, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इशू करता है। बट अभी हम यही बताएंगे कि इस पे भी काम हुआ है कुछ पॉजिटिव, जैसे एम्पावरमेंट हुई है वुमेन की, बट अभी भी कुछ निगेटिव है। और ये चीज़ में हम सोशोलॉजिकल एंगल डाल दिए, और इसमें पॉजिटिव निगेटिव में हमने कॉन्ट्रडिक्शन बता दिया, ओके। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब इमर्जिंग कंसर्न बता दिया, तो वही लिखे, डिस्पाइट लीगल एंड एजुकेशनल एडवांसेस। आप यहाँ पे लीगल एंड एजुकेशनल छोड़ के बस सोशल एंड पॉलिटिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स इधर उधर होते रहेंगे, लॉजिक वही रहना चाहिए। सोशल एंड पॉलिटिकल या लीगल एंड एजुकेशनल, इंटरजेनरेशनल कंस्ट्रेंट परसिस्ट, ड्राइंग ऑन जॉर्ज मेड, अर्ली मैरिज एंड लिमिटेड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी कंटिन्यू थ्रू सोशलाइजेशन, प्रोड्यूसिंग ए कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फॉर्मल एम्पावरमेंट एंड लिव्ड रिप्रोडक्टिव कंट्रोल, ठीक है। हमने यहाँ पे भी वही कंसर्न बता दिया, इमर्जिंग कंसर्न, कि कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है, जैसे सोशलाइजेशन की वजह से
या फॉर्मल एम्पावरमेंट हो रही है, बट फिर भी जो लिव्ड रिप्रोडक्टिव कंट्रोल है वो अभी भी मेल के पास है। ये तो हमारा अच्छे से हो गया ये वाला पॉइंट भी। मिड से बताया हमने कि जनरेशन टू जनरेशन जो सोशलाइजेशन है वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ डाउन होने का रीज़न जो है वो पास ऑन हो रहा है, और इस पे भी कुछ काम हुआ है। जैसे फॉर्मल एम्पावरमेंट तो हो रही है वुमेन की। यहाँ पे अगर डेटा चाहिए तो डाल दो कि जो फैमिली वर्कफोर्स का था, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो सब हो रहा है, बट फिर भी अभी भी जो रिप्रोडक्टिव कंट्रोल है वो मेल के पास ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था पार्सन एंड एनाओक्ले का। ओके, इसमें भी सेम जो एक्सप्रेसिव रोल है उसके वजह से इशू आ गया है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। कुछ काम तो हुआ है बट कुछ अभी होना बाकी है। पार्सन्स एक्सप्रेसिव रोल expectations combined with Anacle's unpaid care work intensify women's time poverty, okay, emerging as a key constraint on reproductive health care system। ठीक है, जो यूएन का डेटा था जो हमने देखा था कि 5x मोर टाइम देना पड़ता है वुमन को मेल से, तो उसके वजह से वुमन के पास टाइम ही नहीं है कि वो खुद की केयर कर पाए। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वुमन को एक्सप्रेसिव रोल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आएंगे कार्ल मार्क्स। हमने जो बोला था 10 मार्कर है कार्ल मार्क्स, और इसमें दोनों पे एक ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट मोस्टली आप मतलब जब रियल एग्ज़ाम होगा तब दोनों आप लिखना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमी के बारे में बहुत पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिक स्कीम्स हमें बहुत पता होती है। तो जब भी ये पॉइंट दिमाग में आते हैं तब इकोनॉमिक स्कीम कुछ निकल के ही आती है। जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कि कार्ल मार्क्स हाईलाइट इनफॉर्मेलिटी वाइल लीला दुबे शोज किनशिप बेस्ड एक्सक्लूजन। कैसे कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो भी इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है। ओके, हमने जब बोला कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का पॉइंट देख रहे हैं ना, तो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी ये इशू होता है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी हुआ है। क्या पॉजिटिव हुआ है? मैटरनल बेनिफिट एक्ट आ गया, बट अभी भी कुछ निगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये बस इनफॉर्मल के लिए है, फॉर्मल के लिए नहीं है। और इससे इमर्जिंग इशू क्या आ गया कि फेमिनाइज इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये हो गया इशू। ठीक है, इमर्जिंग गैप। सो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन क्या कहते हैं? स्टिग्मा की वजह से भी ये इशू आता है। इस पर भी कुछ काम हुआ है और कुछ काम होना बाकी है, वही हम लिखेंगे। सो इरविन गॉफमैन हेल्प एक्सप्लेन राइजिंग साइकोसोशल स्ट्रेस लिंक टू इनफर्टिलिटी, abortion and pregnancy loss as stigma persist despite service expansion। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, हमारे इससे नहीं लिखना है, बस हमें एग्जामिनर को ये दिखाना है हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है और हम वही आंसर कर रहे हैं जो पूछा गया है। ठीक है, देखो डिस्पाइट सर्विस, बस इतने से पॉइंट में हमने जोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आप समझ गए उसके बाद आपको बहुत कुछ नहीं, 1-2 वर्ड्स ही होते हैं या 1-2 लाइन ही होते हैं जिसमें डिमांड आपकी जो फुलफिल की मतलब होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिशेल का जो था फाइनली, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ऐसे वर्ड से हमें बताना है कि अब कंक्लूजन आने वाला है। फाइनली एज मिशेल फूको एंड जीन ड्रेस सजेस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इंक्रीजिंगली मैनेज टू टारगेट्स एंड स्कीम्स नॉट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ओके, सिंपल सा पॉइंट। अब शायद आपको आसान लग रहे होंगे मतलब सब पॉइंट, ठीक है, कि ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई हमारी बोल के। कितना आसान पॉइंट है, देखो कि फूको ने और जिन ने हमें बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेज होती है, केयर नहीं होती, बस इतना ही लिखा है हमने। ठीक, सो हमारे हो गए। इसके बाद जो हमने बोला था कंक्लूजन में समराइज कर देना है। जनरली एक चैप्टर का कंक्लूजन आपका एक जैसा ही होगा क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है वो फिक्स है ना, इसलिए ऐसा ही समझ लो कि आपका जो कंक्लूजन है वो भी फिक्स ही हो गया है। जो ऊपर आप जो पॉइंट्स लिखते हो उसको समराइज कर दो और थोड़ा सा रेमेडीज लिख दो। यहाँ क्या लिखा? 10 इमर्जिंग कंसर्न इन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफ्लेक्ट्स एक्सेस विदाउट क्वालिटी, जो ऊपर हमने लिखा एम्पावरमेंट विदाउट सिक्योरिटी, जो हमने किस में लिखा था, पियर बॉडी में लिखा था, एंड कवरेज विदाउट केयर। ठीक है, जो मिशेल में हमने लिखा उसी को हमने समराइज कर दिया है। पिछले क्वेश्चन में देखो सब में हमने ऐसे ही कुछ वर्ड्स यूज़ किए। एड्रेसिंग देम रिक्वायर्स अ लाइफ कोर्स राइट्स बेस्ड अप्रोच
इंटीग्रेटिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन, थोड़ा सा रेमेडीज लिख दिया। ओके, तो हमारे कंक्लूजन भी फिक्स होते जा रहे हैं जैसे जैसे, मतलब फ्रेमवर्क की वजह से कंक्लूजन भी फिक्स हो रहा है। सो ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा पिछला वाला। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क होगा, बट आप होमवर्क आप हमको दोगे कैसे? और होमवर्क अगर विदाउट अकाउंटेबिलिटी आप करते रह गए तो हो गया फिर। इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चिटिंग ही समझ लो, आपके टेस्ट में देंगे, जो मिनी टेस्ट आपका होने वाला है। ओके, जब थर्ड चैप्टर आपका शुरू होगा तभी एक बार आपको नोटिफाई कर देंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पे आपकी मिनी टेस्ट होने वाली है। वो कैसे, क्या, कहाँ पे होगा, वो सब आपको टेलीग्राम पे बताया जाएगा। आप हमें सबमिट करोगे, हम चेक करके आपको वापस दे देंगे। ठीक है, तो टोटल मिनी टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, एक साथ हम 10 नहीं लेते। 10 क्वेश्चन एक साथ बैठ के करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, 5 क्वेश्चन ही लेंगे, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मिला के, उसमें से एक क्वेश्चन होगा, ये होगा 15 मार्क के लिए। ठीक, एक मैं इस क्वेश्चन का बस एक थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी आ ही गए हैं यहाँ तक। तो देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉजेस एंड सॉल्यूशन फॉर द लो फीमेल सेक्स रेशो इन द डिमारू स्टेट ऑफ पंजाब। डिमारू मतलब एक पर्टिकुलर हमें स्पेसिफिक पूछा है इसके लिए। ठीक है, 10 ईयर्स में ऐसा क्वेश्चन एक बार या 2 बार आता है। ओके, हर एक चैप्टर में, जहाँ पे आपको किसी चैप्टर में जो पर्टिकुलर थिंकर है, ये जो डिमारू है ये आशीष बोस का कंसेप्ट है। एक सोशियोलॉजिस्ट है आशीष बोस, उनका कंसेप्ट है डिमारू बोस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल भागना नहीं है, बिल्कुल भागना ही नहीं है। जो मैंने पहले कहा था कि ये यूपीएससी का रूम है, पहले आप यूपीएससी के रूम के गेट तक तो पहुंच जाओ, उसके बाद हम देखेंगे आपको सेट कहाँ करना है। ठीक है, इसलिए और अभी जो मतलब अभी का टाइम है, जो दिसंबर का टाइम है, यहाँ पे तो और नहीं भागना है। अभी पहले जो आप ट्राई करो कि जो आसान है, जो आता ही है एग्ज़ाम में, वो कर लो, उसके बाद ऐसे में जाओगे। ठीक है, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बट क्या है, आशीष बोस ने क्या कहा था कि जो डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पे भी फीमेल सेक्स रेशियो स्क्यूड है, और इसी कंसेप्ट को उन्होंने कहा था डिमारू स्टेट, जैसे हो गया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात। ठीक है, तो ऐसा जब भी आता है क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप अटेम्प्ट करो, नहीं तो कुछ और अटेम्प्ट करने का ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको डिमारू स्टेट क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, वो बताना ही पड़ेगा। ओके, नहीं बताए तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बस फीमेल सेक्स रेशो पे नीचे लिखते भी गए तो अच्छा सोशियोलॉजिकल आंसर बैठेगा, बट वही है, आप मतलब वो कंटेक्स्ट नहीं डाल पाएंगे क्वेश्चन में, आपको जितना बताए लिख के आ जाओगे। ठीक, तो डिमारू का कंसेप्ट समझ गए एक बार आप कि जो ये डेवलप्ड स्टेट है, जैसे डिमारू स्टेट, ये सब हो रहे, 1% लो फीमेल सेक्स डिस्पाइट हायर इनकम लेवल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि ये सब है, ये एक पैराडॉक्स हो गया ना। ठीक, अब आप टेस्ट में इसका आंसर परफेक्टली लिख लोगे, क्योंकि आपके पास फ्रेमवर्क है, आप समझ गए डिमारू स्टेट क्या है। बाकी 4 क्वेश्चन होंगे वो अननोन होंगे, वो टेस्ट में ही आपको पता चलेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक, तो आज का ओवर करते हैं। स्टेज 3 का डे 1 हमारा हो गया है अच्छे से, तो मिलते हैं हम। थैंक यू ऑल।